नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो मेरे कार्यकाल डीआईजी रेंज बरेली के समय घटित हुई थी। इस बार जनपद है बदायूं, थाना है सिविल लाइंस और गांव है शेखूपुरा। शेखूपुरा शहर से यानी जो सिविल लाइन चूँकि शहर में ही है वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। बहुत ही घनी आबादी वाला 15-20 हज़ार की आबादी वाला गांव है। बहुत ही संवेदनशील गांव भी है। 20 फरवरी को शाम को 7 बजे शेखूपुरा से एक व्यक्ति आमिर थाने पर आया। थाने पर उसने बताया कि मेरे पिता कौसर अली और मेरी माँ रेशमा बी, इन दोनों की लाश मेरे घर में पड़ी हुई है। घर में कोई था नहीं उस समय जैसा बताया गया, और ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई घटना हुई है। शेखूपुरा जैसे संवेदनशील गांव, शहर के पास के गांव और डबल मर्डर, क्योंकि कौसर अली की उम्र लगभग 55 साल और रेशमा बी की उम्र करीब 52 साल। खैर फ़ौरन इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी सिटी सभी भागे। इस बीच में वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई थी। मैंने बताया बहुत ही घनी आबादी का गांव है, मुस्लिम बाहुल्य गांव है। बहुत ढेर काफ़ी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सब लोग वहाँ पहुँचे। डॉग स्क्वाड आया सबसे पहले। दूसरा, भीड़ चूँकि बार बार घटनास्थल की तरफ जा रही थी, येलो टेप मंगा के लगाया गया ताकि लोग घटनास्थल तक न जाएं और घटनास्थल की नवैयत चेंज न हो। कोई अगर फॉरेंसिक एविडेंस वहाँ पर पड़ा हुआ है तो वो पुलिस को मिल जाए। डॉग स्क्वाड का वो डॉग गया, लेकिन वो घड़ी में इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे वहीं घूमता रहा, बाहर नहीं आया। बाहर थोड़ी दूर के लिए आता था, फिर घर के भीतर चला जाता था। और दोनों ही शव एक ही साथ एक ही जगह पड़े हुए थे। चेहरा नीला पड़ा हुआ था, गले में हल्की हल्की चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। एक सफ़ेद रंग का अंगोछा दोनों शव के पास पड़ा हुआ था। खैर फॉरेंसिक वालों ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, फिर वहाँ पर अगर कोई फिंगरप्रिंट हो, फुटप्रिंट हो, उसको निकालना। कोई चीज़ वहाँ ऐसी वस्तु पड़ी हुई हो उसको निकाल के और सील करना। ये फॉरेंसिक वालों के जिम्मे काम रहता है। पुलिस अधिकारियों ने फ़ौरन पंचायतनामा दोनों बॉडीज़ का भरा। पंचायतनामा के बाद दोनों बॉडीज़ वहीं सील की गईं और वहीं से पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गईं। चूँकि उस दिन रात हो गई थी, पोस्टमार्टम अगले दिन होना था। और इस बीच में जो मौके पर जो चीज़ें फॉरेंसिक वालों ने देखी, एक तो एक अंगोछा जो दिखाई दे रहा था, दूसरा वहाँ खाट के पास जहाँ ये दोनों मृतक पड़े हुए थे वहाँ रबड़ी के, ताज़ी रबड़ी के निशान वहाँ पर मौजूद थे। रबड़ी गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उस समय दोनों लोगों ने रबड़ी खाई है। पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार किया गया। पीएम रिपोर्ट भी शाम तक आ गई। एस्फिक्सिया ड्यू टू थ्रॉटलिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन, यानी गला दबाने और गला कसने से सांस रुकने की वजह से मृत्यु, पीएम में मृत्यु का कारण दिखाया गया। रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट आ गई। उसके आते ही उनके बेटे आमिर की तहरीर पर एफआईआर इंस्पेक्टर ने तुरंत लिख ली। क्राइम नंबर 68/2019, धारा 302 बनाम अज्ञात। किसी को भी उसमें नामजद नहीं कराया गया। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गौतम थे। डबल मर्डर था, पास का था, संवेदनशील गांव का था। उन्होंने खुद विवेचना ग्रहण की।
और विवेचना ग्रहण करने के बाद पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी की गई। कौसर अली और रोशन बी के 4 बेटे थे, राशिद, आमिर, तारिक और शाहिद। राशिद और आमिर घर में रहते थे अपने माँ बाप के पास, और तारिक और शाहिद नोएडा में मजदूरी करते थे। कौसर अली वहीं पास की चीनी मिल में नौकरी करते थे, काफ़ी लंबे समय से नौकरी करते थे और उनकी बड़ी इज्जत थी। लेकिन उनके पास सिवाय इस नौकरी के में जो उनको मेहनताना मिलता था, जो उनको पगार, उनको जो तनख्वाह मिलती थी, इसके अलावा कोई दूसरा जरिया मास नहीं था। खेती भी 1 इंच नहीं थी, दूसरा कोई और व्यवसाय नहीं था। इसीलिए तारिक और शाहिद दोनों नोएडा चले गए थे, वहाँ मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। सबसे बड़ा बेटा राशिद आवारा किस्म का था, कोई काम नहीं करता था, माँ बाप की सेवा भी नहीं करता था। इसीलिए माँ बाप आमिर के पास रहते थे और आमिर और उसकी पत्नी उसकी देखभाल किया करती थी। आमिर वहीं बदायूं में ही छोटा मोटा काम किया करता था, जिससे उसका घर चलता था। राशिद के अंदर सभी ऐब थे और वो हर हफ्ते या हर दूसरे चौथे दिन पैसे के लिए माँ बाप को तंग करता था। इसीलिए माँ बाप न तो उसके साथ रहते थे, न उसे कोई काम कहते थे, आमिर के साथ ही वो रहते थे। थोड़े दिन पहले ही कौसर अली और रोशन भी हज करके वापस आए थे। वापस आने पर एक दिन राशिद ने फिर पैसे के लिए झगड़ा किया। उन्होंने कहा, भाई पैसे नहीं हैं हम तुमको दे सकें, और इतना उसने ये कहा कि अभी तो हज करके आए हो, इतना पैसा कहाँ से आया, बहुत पैसा लगता है हज करने में, पैसा नहीं तो हज करने कैसे चले गए, पैसा है झूठ बोलते हो, अगर नहीं दोगे तो ठीक नहीं होगा। जैसे वो गाली गलौज दुनिया भर की बातें करता था। इस पर कौसर अली ने उससे कहा कि देखो, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तुम इसको इधर उधर फूंक दोगे, तुम इधर उधर गलत कामों में लगा दोगे, तुम कोई काम धंधा शुरू करो, पैसा मैं लगा दूंगा, जो भी तुम काम शुरू करना चाहो बताओ, मैं भी 4 लोगों से बात कर लूँगा और उसमें जो पैसा लगना है वो पैसा मैं लगा दूंगा। लेकिन अगर तुम कहो कि तुम्हें मैं पैसा दे दूं तो नहीं दूंगा। इस बात से वो बहुत नाराज़ हुआ और नाराज़गी में वहाँ से चला गया। अगले दिन वो चीनी मिल पहुँचा। चीनी मिल में अपने अब्बू के साथ काम करने वालों से संपर्क किया। वो कोशिश कर रहा था ये जानने की कि इनको इन हैंड तनख्वाह कितनी मिलती है, इनके फ़ंड का पैसा कितना है, हज के लिए इन्होंने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया, इस तरह की बातें, ताकि वो उनको कन्फ्रंट कर सके कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम जानबूझ के नहीं दे रहे हो। वहाँ पर बातचीत के दरमियान ही किसी ने ये भी बताया, उसने कहा कि बताओ हमको कैसे नौकरी मिल सकती है, किससे कहलवाना होगा, किसके कहने पर होती है, किसकी सिफारिश पर होती है। दुनिया भर के सवाल उसने जो भी मिला उसको वहाँ जानने वाला उससे किए। उसमें किसी एक ने बताया कि देखो, तुमको अगर नौकरी करनी ही है, अब्बू तुम्हारे बहुत लंबी नौकरी यहाँ कर लिए, वो रिटायरमेंट ले लें, तुम सबसे बड़े लड़के हो, उनकी जगह तुमको नौकरी मिल जाएगी, या फिर उनका इस बीच में इंतकाल हो जाए तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इस समय बहुत कड़की का दौर चल रहा है और इस समय सब इसका चीनी मिल का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए अभी तुरंत तुम अगर चाहो तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती है। ये सुन के वो वापस लौट आया। इतनी बात उसके दिमाग में आ गई। इस बीच जो लोग मौके पर, जो पुलिस वाले गए थे, इंस्पेक्टर तो होके उस दिन चले आए थे, उन्होंने परिवार के बारे में पूरी जानकारी कर ली और लोगों से बातचीत कर रहे थे, मुखबिरों को साध रहे थे, क्योंकि इतने डेंस पॉपुलेशन में उसका सर्विलांस का काम बहुत ज़्यादा चल नहीं पाता, क्योंकि एक ही टावर से पूरा गांव कवर होता है।
तो कौन आया, कौन गया, किसकी लोकेशन कहाँ थी, ये गांव में तो पता लग सकता है, लेकिन गांव के किस भाग में थी ये पता करना थोड़ा मुश्किल था। मौके पर जो लोग गए उनको वो रबड़ी वाली बात थोड़ी सी अटपटी लगी। ताज़ी रबड़ी गिरी हुई, इसका मतलब ज़्यादा रबड़ी थी, खाई गई और वो उसमें से थोड़ी बहुत नीचे गिर गई होगी। वहाँ पता किया गया तो ये पता लगा कि कौसर या रोशन भी, इन दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा रबड़ी उबड़ी का शौकीन नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं खाता। कभी छठे छमाहे कोई अगर ले आया या कभी बच्चों में किसी का मन हुआ, इन्होंने मंगाया तो खा लिया तो खा लिया। चूँकि उसी गांव में पुलिस चौकी भी है, पुलिस चौकी शेखुपुरा। वहाँ के जो बीट के कांस्टेबल थे उनको बताया गया कि पता करो ये रबड़ी का क्या चक्कर है, रबड़ी यहाँ कैसे आई। उन लोगों ने भी सारी बात पता की और फिर सिपाहियों ने, जो बीट के कांस्टेबल थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि पता करते हैं कि यहाँ आसपास रबड़ी की कितनी दुकानें हैं। कोई अगर बाहर से आएगा तो किसी दुकान से लेके आएगा, घर से अगर कोई जाएगा लेने के लिए तो किसी पास की दुकान से ले आएगा। रबड़ी की दुकानों में वो पूछताछ करने लगे। पास में जो, सबसे पास में जो 2 रबड़ी की दुकानें थीं, उनमें से एक दुकान ईशान हुसैन की थी। ईशान हुसैन से जब बीट के कांस्टेबल्स ने पूछताछ की तो उन्होंने फ़ौरन बताया कि उस दिन कौसर का बड़ा लड़का राशिद कोई 8 बजे शाम को आया था और 50 रुपए की रबड़ी मुझसे ले गया था। बात धीरे धीरे अब क्लोज इन हो रही थी। ये सूचना ज़रूरी थी, इम्पॉर्टेंट थी, इंस्पेक्टर को बताई गई कि साहब ये बड़ा लड़का जो है राशिद, ये उस दिन, घटना के दिन शाम को 8 बजे 50 रुपए की रबड़ी खरीद के लाया था। दूसरी जो सूचना थी वो थी दोनों के शव के पास पड़ा हुआ अंगोछा। वो भी बड़ा सस्पिशियस था, तो उसके बारे में भी जानकारी की जानी शुरू की गई। भाइयों से पूछा गया, उन्होंने कहा साहब लग तो रहा है कुछ कि ये किसी का अंगोछा है, और ऐसा लगता है कि ये अंगोछा राशिद ही इस्तेमाल करता था, यानी उसका बड़ा भाई। और लोगों से पूछा गया तो धीरे धीरे ये बात भी निकल कर आ गई कि ये अंगोछा राशिद ही इस्तेमाल करता था। घटना वाले दिन जब ये बाहर देखा इसको 4-5 लोगों ने, तो ये थोड़ा बदहवास भी था और उस समय गमछा नहीं लगाए हुए था गर्दन में, जबकि सामान्य रूप से ये बिना गमछे के नहीं चलता है। इससे ये अंदाज़ लगाया गया कि ये गमछा उसी का होगा। दोनों सूचनाएं दोनों वहीं पर राशिद पर जाकर अटक रही थी। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन राशिद को थाने पर बुलाने के लिए कहा। थाने पर राशिद आ गए। पूछताछ में वो तमाम किस्से कहानी बताता रहा, लेकिन जब श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई तो थोड़ा समय तो लगा, लेकिन वो टूट गया। उसने कहा जब भी मैं पैसा मांगता था तो पिताजी तो हमारे चोरी छिपे कभी मेरी माँ के चोरी पैसा दे दिया करते थे, लेकिन माँ बहुत चिल्लाती थी, बहुत गाली देती थी कि अपना काम शुरू करो, अपना पैसा पैदा करो, सब लोग अपना अपना करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो, आवारा हो, लफंगे हो, इस तरह की बातें उसको कहा करती थी जो उसको बुरी लगती थी। फिर एक दिन उसने देखा कि पिताजी का थोड़ा सा व्यवहार या उसकी तरफ थोड़ा लगाव है। उन्होंने ये भी कहा था कि तुमको अगर ज़रूरत हो, तुम कोई काम धंधा शुरू करो, मैं पैसा लगाऊंगा, लेकिन नकद पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। उसने अपने पिता से कहा कि एक काम आप कर सकते हैं कि आप वाली नौकरी अगर हमको मिल जाए किसी तरह, तो हम भी यहाँ करेंगे, यहाँ हम और आमिर रहते हैं, आपका भी हम ध्यान रखेंगे और बाकी दोनों अपना वहाँ रहते हैं। इस पर कौसर अली ने कहा कि अभी भाई मेरे 3-4 साल नौकरी के बाकी हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, अभी तो मुझे चारों को देखना है, उनके बच्चों का कोई फंक्शन होता है या उनको कहीं जाना होता है, थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, मैं उनको दे देता हूँ। नौकरी तुमको मिल जाएगी तो तुम अपनी सेवा किसी और का नहीं करोगे,
और हमें इस बात पर भी डाउट है कि तुम हम लोगों की भी कोई मदद करोगे नौकरी मिलने के बाद। ये सुनकर उनकी बात, फिर तब तक माँ आ गई, माँ से फिर कहा सुनी हुई, वहाँ से ये लौट गया। उसने बताया कि देखिए माँ से तो मैं पहले से चढ़ा हुआ था, माँ जो है हमेशा हमको कहती थी कि काम करो काम करो, फलाना ये काम करता रहा, आखिर कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठिकाना ये करता रहा, तुम कुछ नहीं करते हो, हमेशा पैसे, हम लोगों के पैसे से कब तक चलेगा, एक दिन हम लोग भी रिटायर होकर आ जाएंगे। दुनिया भर की बातें वो करती थी। पिताजी बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन कभी कभी बहुत ज़िद करने पे थोड़ा बहुत पैसा माँ के चोरी दे दिया करते थे। मेरे मन में लालच आ गया कि अगर पिताजी को मार दिया जाए, पहला काम होगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे नौकरी मिल जाएगी। दूसरे, फिर हमें किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, इन लोगों को जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी, ये इनको फंड वंड से जो इनका फंड है वो सब माँ को मिल जाएगी, माँ अपना काम चलाती रहेंगी। उस दिन से इसके मन में भूत सवार हो गया और वो मौके का इंतज़ार करता रहा कि कब उसे मौका मिले, कब अपने पिताजी को अपने रास्ते से हटा दे। एक दिन आमिर अपने ससुराल गया, ससुराल का कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए। राशिद को ये लगा कि इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिलेगा। रात में ही वो कीटनाशक दवाइयों का पाउडर ले आया, 50 रुपए की रबड़ी ले आया, रबड़ी में अच्छे से कीटनाशक दवाइयाँ मिला दी। फिर घर पहुंचा, घर में अब्बू को कहा कि आज मैंने रबड़ी खाई है, मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेते चलूँ। माँ तो थोड़ा हिचकी, लेकिन अब्बू ने फ़ौरन वो ले लिया और खाना शुरू कर दिया। जब अब्बू ने खा लिया तो उसका कहना था कि अम्मी ने भी रबड़ी खा ली। मैं बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब लौट के आया तो वो मुझे लगा कि अब दवा असर कर रही है, ये हल्का हल्का बेहोश हो रहे हैं और कुछ उल्टी की टेंडेंसी इनके अंदर आ रही है। मैंने कहा इसके पहले ये उल्टी करें और लोगों को अंदाज़ लगे कि कुछ खाया है, हमें अपना काम कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैंने अब्बू के गर्दन को अपने अंगूठे से कस दिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी जान इनमें बाकी है। फिर उनके गर्दन को अच्छे से हाथ से दबा दिया। फिर मुझे लगा कि पता नहीं अम्मी होश में आ जाएं या बच जाएं, कोई बात बता दें, तो बेहतर ये है इनको भी मार दिया जाए। राशिद ने बताया कि अब्बू के बाद मैंने अम्मी का भी गर्दन इसी तरह कस दिया और उन्हें दबा दिया। उन्होंने कहा अम्मी को जब मैं गर्दन उनके हाथ से दबा रहा था, उसी समय घर के बाहर कुछ हलचल सी हुई, कुछ शोर सा हुआ। मैं घबरा गया था, वैसे भी घबराहट में मैं बाहर निकल कर चला आया। पता लगा कुछ पड़ोसियों का आपस का झगड़ा था, वो लोग झगड़ा कर रहे थे। लेकिन मैं बाहर आ गया और पड़ोसियों ने मुझे देख लिया तो मेरा तुरंत भीतर आना संभव नहीं था। और मैं ये भी भूल गया कि इसी जल्दी में मैं वो अपना अंगूठा वहीं छोड़ आया हूँ। वहाँ से बाहर निकलकर मैंने नोएडा में रहने वाले अपने दोनों छोटे भाइयों तारिक और शाहिद को फ़ोन किया कि तुम लोग फ़ौरन चले आओ, अब्बू और अम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। वो लोग पूछते रहे ऐसा क्या हुआ है, क्या बात है, इसने फ़ोन काट दिया। तारिक ने अपने बड़े भाई आमिर, जो घर पे माँ बाप के साथ रहता था, उसको फ़ोन मिलाया और उससे कहा कि क्या हुआ, कैसी तबीयत अम्मी अब्बू की ख़राब हुई है। तो उसने कहा भैया मैं तो आया हूँ ससुराल अपने फला फंक्शन को अटेंड करने, अगर ऐसी बात है तो मैं जाके तुरंत बताता हूँ। इस बीच में शक हो गया कुछ तारिक और शाहिद को भी, दोनों छोटे भाइयों को। इन्होंने फ़ौरन वहाँ से एक टैक्सी की और बदायूं के लिए रवाना हो गए। लेकिन पहले आमिर पहुँच गया।
आमिर जब वहाँ पहुँचा तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। बाहर ही लोगों ने बताया कि तुम्हारे अब्बू और अम्मी का मर्डर हो गया है। वो एकदम घबरा गया। देखा तो वहाँ बाहर उनका बड़ा भाई राशिद वो लोगों को बता रहा था कि जब मैं फ़लाँ जगह से आ रहा था तो जैसे ही मैं घर के नज़दीक पहुँचा, मैंने 2 आदमियों को बाहर निकलते हुए देखा। मैंने सोचा किसी काम से ये अब्बू से मिलने आए होंगे। अंधेरे की वजह से मैं पहचान नहीं पा रहा था। हुलिया भी बताया उनका, और क्या कपड़े पहने थे ये भी बताया। लेकिन जब मैं भीतर गया तो देखा मेरे अम्मी अब्बू दोनों मरे पड़े हैं। मैं फ़ौरन वहाँ से भाग के बाहर निकला और आगे की गलियों में और सड़क पर देखने की कोशिश की कि वो 2 लोग कौन थे, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से चले आए थे। आमिर ने जब पूछा तो उसको भी यही किस्सा बता दिया गया। जो अनकंसर्न लोग थे उनको लगा ये बात सही कह रहा है, या जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि ज़रूर 2 लोग होंगे, और ये दिमाग लोग लगाने लगे कौन 2 लोग हो सकते हैं, किनसे इनकी अदावत है, किनसे इनकी दुश्मनी है, या इनके मरने से किसका फ़ायदा है। लोग कयास लगा रहे थे। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बाकी के भाई जब दोनों आए, उसको भी राशिद ने यही किस्सा बताया। पूछताछ में फिर इंस्पेक्टर ने कहा उससे कि आखिर ये किस्सा बताने के पीछे क्या मकसद है। तो उसने कहा कि साहब देखिए, हमको कुछ न कुछ तो बताना ही था, नहीं लोग हम पे शक करते, क्योंकि मैं अकेला था घर में, आमिर भी उस दिन नहीं था, और जो मैंने बताया मैंने पहले से तय कर रखा था कि यही बताऊंगा, और जो बताया उस पर लोगों ने यकीन किया। 27 फरवरी को राशिद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 29 फरवरी को इस मामले में पूरी सारे साक्ष्यों के साथ चार्जशीट नंबर 61 अदालत में दाखिल कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, राशिद का कन्फेशन था, मौके पर मिला हुआ उसका अंगोछा था, रबड़ी के अवशेष जो मौके पर लिए गए थे वो जिसकी दुकान से आए थे उसका बयान था, बाहर पड़ोसियों का जो झगड़ा हो रहा था और तेज़ी से भाग के बाहर आया था राशिद, उन लोगों का बयान था। घबराया हुआ था, गले में अंगोछा नहीं था। इन सारे साक्ष्यों के साथ चार्जशीट अदालत में सबमिट कर दी गई। राशिद अभी भी जेल में है। ट्रायल आज शुरू हो गया है, ट्रायल अब उसका शुरू हो गया है। अभी तक 2019 की फरवरी के बाद से अभी तक उसकी ज़मानत नहीं हुई है। आज ये इंसिडेंट बताते समय मेरा भी मन थोड़ा व्यथित हो रहा था कि हर माँ बाप को संतान की इच्छा होती है, कोई भी हो, और संतान में भी बेटे की इच्छा होती है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि समाज आज भी, पढ़ा लिखा समाज आज भी ये कहता है कि बेटा होगा तभी वंश चलेगा, चाहे जिस धर्म का समाज हो, चाहे जिस जाति का समाज हो, चाहे जिस बिरादरी का समाज हो। और अपनी संतान को कोई भी माँ बाप अच्छी तरह से पालन पोषण करता है, अपनी औकात से ज़्यादा उसको शेप करने में, उसकी पढ़ाई में, लिखाई में, कपड़ों में और त्योहारों में औकात से ज़्यादा उसको प्यार करता है, औकात से ज़्यादा उसका ध्यान रखता है। फिर ये सोचता है कि बड़ा होगा, पैसा कमाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, हमारा नाम रोशन होगा। हर माँ बाप ये सपना पालता है, लेकिन कोई माँ बाप सपने में भी ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा, मेरी औलाद, मेरा खून ये मुझको मार भी सकता है, ये मेरी हत्या भी कर सकता है। कभी उनके दिमाग में नहीं आता।
तो आज जो मन बार बार व्यथित हो रहा था वो ये कि जब माँ बाप के मन में, माँ बाप के दिल में, माँ बाप की सोच में ये विचार कभी नहीं आता कि मेरा बेटा मेरी हत्या कर देगा या मुझे मार देगा, तो बेटों के मन में ये विचार कैसे आ जाता है? एक ही खून है, एक ही जगह है, एक ही घर है, एक ही इन्वायरमेंट है, एक ही सबके नाथ हित हैं, एक ही समाज है। उनके मन में कभी नहीं आता, तो इनके मन में ये बात कहाँ से आ जाती है? ये मेरी समझ में नहीं आया, अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में इस तरह की कोई बात आ रही हो तो आप ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।